महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं। मुंबई के आजाद मैदान में आज एक पावर पैक शो में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं महायुति में पिछली बार सीएम रहे एकनाथ शिंदे इस बार डिप्टी सीएम और अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के तमाम दिग्गज मंच पर एकजुट दिखे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण के साथ साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी नजर आए। एक तरह से शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए ने एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन भी किया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के आजाद मैदान में आए लोगों का अभिवादन भी किया। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। बिजनेस टाइकून्स भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी, बेटे अनंत अंबानी और बहू राधिका के साथ इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इधर शपथ ग्रहण समारोह में सितारे भी शामिल रहे। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान और संजय दत्त भी इस समारोह में नजर आए। शपथ ग्रहण से पहले आजाद मैदान में रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। कई सारे आर्टिस्टों ने यहां परफॉर्म भी किया। इधर आज झारखंड में भी सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। आज राज्यपाल संतोष कुमार ने 11 विधायकों को शपथ दिलाई। जेएमएम से 6 सुदिव्य कुमार, दीपक बरुआ, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा, योगेंद्र प्रसाद और हफीजुल हसन ने शपथ ली। कांग्रेस से 4 विधायक दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी और राधाकृष्ण किशोर ने मंत्री पद की शपथ ली है और आरजेडी से 1 विधायक संजय प्रसाद यादव ने मंत्री पद की शपथ ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में अकेले शपथ ली थी। झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने अयोध्या की धरती से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा पर एक बड़ा संदेश दे दिया है। योगी ने कहा है कि अयोध्या में जो हुआ था, बांग्लादेश में जो हो रहा है और संभल में जो हुआ, इन तीनों का डीएनए एक ही है। योगी ने कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया और जो बाबर के सिपहसालार ने अयोध्या में किया था, उसे आज दोहराने की कोशिश हो रही है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपहसालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है।
गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। योगी के बयान पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि योगी को डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात ना करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुखर्जी जी, आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुखर्जी जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। अब योगी जी को इतिहास पढ़ना चाहिए, और सही बात यह है कि इस तरह की तुलना करना ये समाज को तोड़ने वाली बात है, समाज को बांटने वाली बात है, और ये देश के हित में नहीं है। योगी जी जो एक संवैधानिक पद पर हैं और वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत दुख होता है। कैसे ऐसे लोग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ताज्जुब होता है, विश्वास नहीं है। इससे पहले संभल हिंसा पर योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। योगी ने अधिकारियों को साफ कर दिया है कि संभल हिंसा का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवी करेंगे। योगी ने कहा कि अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं है। उपद्रवियों को पोस्टर लगाए जाएं और कोई भी नहीं बचना चाहिए। योगी ने अधिकारियों को संभल के उपद्रवियों के पोस्टर जारी करने की बात कही तो विपक्ष हमलावर हो गया और योगी को घेर लिया। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं डीएम पे, कमिश्नर पे, एसडीएम पे, एसएसपी पे, डीआईजी पे, सीओ पे कब कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात मुसलमानों को डराने के लिए की जा रही है तो मैं फिर ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री से कि उनको याद रखना चाहिए कि जनता ने उनको ताकत दी है और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए दी है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। संभल की हिंसा पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। योगी के नए बयान ने इसे और तूल दे दिया है। तो क्या है संभल की हिंसा का डीएनए कनेक्शन? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर संभल की लड़ाई अब डीएनए पर आई। आज का आवाज अड्डा। इधर विपक्ष संसद में काली जैकेट पहनकर पहुंचा जिस पर लिखा था मोदी अडानी एक हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी सांसद आज हाफ जैकेट पहनकर संसद पहुंचे। मोदी अडानी की चोर हैं के नारे लगाए गए। विपक्ष ने संसद के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस लगातार इस मामले में जांच की मांग कर रही है। राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि मोदी जी अडानी जी की जांच नहीं करा सकते क्योंकि मोदी अडानी की जांच कराएंगे तो अपनी ही जांच कराएंगे। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे? कभी आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। इधर बीजेपी नेता समित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सबसे बड़ा देशद्रोही बता दिया। और ये जो त्रिकोण है इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP। त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। संसद के सत्र में आज जो हंगामा रहा इसको लेकर और बातचीत अब हम करते हैं क्योंकि बात संसद की है तो संसद में भी काफ़ी कुछ होता रहा। आज का संसद अपडेट लेने के लिए हम चलेंगे हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, संसद का एक और दिन बीता, आज किस तरह का रहा आज का दिन और क्या कुछ सार्थक काम हो पाया?
दरअसल आज जब संसद की कार्रवाई शुरू हो रही थी, चाहे लोकसभा की हो या फिर राज्यसभा की, तो बहुत ज़्यादा हंगामे के आसार थे नहीं। लग ऐसा रहा था जैसा कि कल संसद की कार्रवाई सुचारू तरीके से चली, थोड़े बहुत हंगामे के बीच, वैसे आज भी चलता रहेगा। लेकिन लोकसभा मुद्दा उस वक्त गर्मा गया जब सुधांशु त्रिवेदी, जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने एक खास विषय पर बोलना शुरू किया। विषय ये था कि विदेश से राष्ट्रीय हितों पर संदिग्ध और सुस्पष्ट हमलों पर चिंता। इस पर बोलते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले 3 सालों में ऐसा देखने को मिला है कि जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है या फिर संसद का सत्र चल रहा होता है, तो विदेश के किसी न किसी संस्थाओं की तरफ से ऐसी रिपोर्ट या ऐसे बयान आ जाते हैं जो भारत के संप्रभुता के खिलाफ होता है, भारत के खिलाफ होता है। तो एक सोची समझी रणनीति है। इस बयान पर काफ़ी जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर के सरकार को आड़े हाथों लिया, इस पर ज़्यादा सफाई मांगी, सबूत मांगे, और हंगामा इस कदर बढ़ गया कि लगातार 2 बार लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी और अंततः लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और अब लोकसभा की कार्रवाई फिर कल सुबह शुरू होगी। लेकिन इस बीच रेलवे अमेंडमेंट बिल पर चर्चा पूरी हो गई थी। उस बिल को पारित करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी सांसद हंगामा ज़्यादा कर रहे थे, लिहाजा इस बिल को फिलहाल पारित नहीं कराया जा सका। इससे पहले सुबह केसी वेणुगोपाल ने संभल जाने से रोके जाने पर राहुल गांधी को स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन एक मुद्दा होता जो आगे चलकर चलता। रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा में रुक रुक करके कार्रवाई चल रही है। वहाँ पे भारतीय वायुयान विधेयक को पारित कराया जा रहा है, जिसके जरिए पूरे एविएशन सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाना है, वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाना है। तो इस तरह के कामकाज वहाँ पे फिलहाल चल रहे हैं। जी शुक्रिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कॉन्ट्रैक्टर्स को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ठीक से काम नहीं करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं सुधरेंगे तो बुलडोजर के आगे डाल दिए जाएंगे। ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसी कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा। ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए। बेनीवाल जी, आपके भी मैं नाकाम लेके आया हूँ और आप कोई भी कहेगी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। अब बात करेंगे बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में जोरदार तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 810 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 241 पॉइंट की बढ़त लेकर बंद हुआ। सेक्टर्स की बात करें तो आज के बाजार में रियल्टी को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी रही, तो वहीं निफ्टी आईटी में करीब 2% तक की तेजी दिखी। डिटेल्स के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोता। यतिन, आज का बाजार शानदार था, लेकिन कौन से सेक्टर चमके और खासतौर पर कौन से शेयर्स में तेजी ज़्यादा दिखी? देखिए, अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें तो आज थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी भरा माहौल था, लेकिन इस वॉलेटिलिटी के बावजूद फ्रंटलाइन शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी दिखी। टॉप गेनर्स की बात करें तो इन्फोसिस, ट्रेंट, टीसीएस और टाइटन जैसे शेयर्स में आपको खरीदारी दिखी। खास करके टाटा ग्रुप के शेयरों में आपको औसतन 2% की तेजी दिखी फ्रंटलाइन साइड पे। लूजिंग साइड पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली 1-1% नीचे, और बजाज ऑटो कल की तरह आज भी यहाँ थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मिड कैप्स में अगर हम बात करें तो एक्सचेंज शेयर्स में काफ़ी अच्छी खरीदारी रही। बीएसई एफएनओ का टॉप गेनर रहा, निफ्टी 500 का भी टॉप गेनर रहा, 14% का गेन। आईजीएल, एमआरएफ और टाटा एलेक्सी जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। लूजिंग साइड पे वोडाफोन आइडिया में मुनाफा वसूली, ऑयल इंडिया, क्यूमिंस और सोना बीएलडब्ल्यू जैसे काउंटर्स में भी थोड़ा बहुत सेलिंग का मूड माहौल रहा। जी शुक्रिया। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों में जोरदार तेजी ग्रोथ दिख सकती है, कहना है कोटक केएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह का। नीलेश शाह के मुताबिक रिटेल निवेशकों का एक बड़ा पैसा बाजार में आ रहा है, इसलिए कैपिटल मार्केट कंपनियों में रुझान बना रहेगा। 5-10 गुना ग्रोथ दिखता है कैपिटल मार्केट रिलेटेड एक्टिविटी में। अब वो एक्सचेंज के रूप में आए, एएमसी के रूप में आए, इंश्योरेंस के रूप में आए, ब्रोकिंग के रूप में आए, वेल्थ मैनेजमेंट के रूप में आए, या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के रूप में आए, मेरे हिसाब से ये पूरा जो एक माहौल है वो चलता रहेगा। बहुत साल पहले हम लोग कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स की सुनामी आएगी और गोरों के सामने खड़ी रहेगी। आज हमने वो सुनामी आते हुए देखी है।
बट ये तो पहली झलक है। अब इससे बड़ी सुनामी आने वाले 10-15 सालों में आती रहेगी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का कल ऐलान होगा। आवाज एमपीसी में जानकारों की पॉलिसी पर क्या राय है बताने के लिए जुड़ रही है हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। तो क्या उम्मीद की जाए इस बार हर्षदा मॉनेटरी पॉलिसी से, क्या रेट कट होगा? ये सबसे इवेंटफुल पॉलिसी उभर कर आ सकती है क्योंकि काफी कुछ बदला है पिछले 2 महीनों में। अमेरिका को एक नया प्रेसिडेंट मिला डोनाल्ड ट्रंप के रूप में, और वहां पर टैरिफ वॉर फिर से छिड़ती हुई दिखाई दे सकती है। डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, यानी कि रुपए में काफी ज्यादा कमजोरी देखी गई है। इन्फ्लेशन सर से ऊपर लगातार बना हुआ है, और जो एक बड़ा चिंताजनक डेटा पॉइंट हमारे लिए निकल कर आया पिछले हफ्ते वो यही था कि जीडीपी दरअसल 7 क्वार्टर के लोस पर आया है। तो आप कह सकते हैं थोड़ी सी कश्मकश रहेगी आरबीआई के लिए कि वो ग्रोथ को सपोर्ट करे या फिर इन्फ्लेशन टारगेट को मैनेज करे। उसी के अराउंड हमने भी हमारे जो एमपीसी मेंबर्स हैं उनसे बातचीत की और एक एक करके आपको दिखाते हैं उनकी क्या राय बनी, क्योंकि सबसे जो बड़ा आंकड़ा वो जीडीपी वाला था और उसी को लेकर डर आया है। तो हमने सवाल यही पूछा था, खराब और कमजोर जीडीपी आंकड़ों के मद्देनजर क्या इस बारी इस पर्टिकुलर पॉलिसी में रेट कट की संभावना है या नहीं। तो हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने कहा इस पॉलिसी में रेट कट नहीं होने वाला है। वहीं दूसरा सवाल यह था, अगर दिसंबर में रेट कट नहीं होगा तो फरवरी में क्या चांसेस हैं रेट कट के। तो सभी लोग कह रहे हैं कि हां, अगली पॉलिसी यानी कि जो फरवरी वाली पॉलिसी होगी उसमें आरबीआई रेट कट करता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन दूसरी बड़ी चीज जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा भी हुई है कि इस समय क्या लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की जरूरत है, गिवन कि हमने रुपये में काफी ज्यादा वीकनेस देखी और उसने काफी लिक्विडिटी सकआउट की है। तो हमारे तीनों जानकार मानते हैं कि सीआरआर में कटौती होगी इस पर्टिकुलर पॉलिसी में जब कल वो आउटकम आएगा। लेकिन कितनी वो कटौती आती हुई दिखाई दे सकती है, उसके ऑप्शंस थे 25, 50 या 75 बेसिस पॉइंट। तो सभी ने यूनिजन में कहा है कि देखिए 25 बेसिस पॉइंट का सीआरआर कट तो डेफिनेटली बनता है और वो शुरुआत के लिए काफी होगा। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है जीडीपी के आंकड़े, क्योंकि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुश्किल साबित होता हुआ दिखाई दिया है, सेकंड हाफ में भरोसा है या नहीं, और FY25 के फिर जीडीपी अनुमान को आरबीआई अचीव कर पाएगा या नहीं। तो इस समय हमारे जानकार आश्वस्त हैं कि उसको लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड हाफ में पिकअप देखने को मिलेगा एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और वो फेवरेबल रहेगा। लेकिन दूसरी जो पेचीदा स्थिति है वो हमारे लिए महंगाई है। जो फूड इन्फ्लेशन लगातार मार खा रही है, और उस पर भी हमने सवाल पूछा था कि क्या आरबीआई अपना अनुमान बदलेगा FY25 का। तो डीके जोशी साहब और मदन सबनविस ने साफ तौर से कहा कि अनुमान बदलेगा, आरबीआई उसको ट्रिम कर सकता है। लेकिन जयेश मेहता कह रहे हैं कि शायद आरबीआई अपना फोकस नहीं बदलने वाला। तो ये इनफैक्ट सार है लार्जली, शायद महंगाई का फोकस थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। ग्रोथ के टारगेट्स आरबीआई बदलेगा नहीं, लेकिन सीआरआर कट पर सभी का भरोसा है और वो लिक्विडिटी फ्यूजन होती हुई दिखाई दे सकती है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, भले ही रेपो रेट कट ना आए। 6 दिसंबर को क्या घटाएगा आरबीआई, सीआरआर या रेपो रेट? बढ़ती महंगाई और घटती ग्रोथ से कैसे निपटेंगे गवर्नर शक्तिकांता दास? कमजोर होते रुपए को संभालने की क्या है रणनीति? देखिए मेरे साथ मॉनेटरी पॉलिसी की महा कवरेज सिर्फ CNBC आवाज पर। वायदा बाजार में चांदी की चमक बढ़ी है। MCX और कॉमेक्स दोनों पर कीमतों में उछाल देखने को मिला है। MCX पर चांदी का मार्च वायदा 93,000 रुपए के पार निकल चुका है। वहीं कॉमेक्स पर भी भाव $31 के पार है। बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर को फेड ब्याज दरों पर फैसला लेगा और बाजार को उम्मीद है कि अमेरिका में दरें घटेंगी, जिससे चांदी को तेजी मिली है। इसके अलावा सिल्वर एम्पोरियम के MD राहुल मेहता का कहना है कि अगर इंडस्ट्रियल मांग बढ़ी तो अगले साल चांदी में 25 से 30% की तेजी देखने को मिल सकती है। बिटकॉइन में धुआंधार तेजी चल रही है। बिटकॉइन नए शिखर पर पहुंच गया है। श्रेया ठाकुर हमारे साथ हैं। श्रेया, बिटकॉइन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, अब कहां पहुंचा है और आगे क्या उम्मीद है?
बिल्कुल, बिटकॉइन मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी में से एक है और इसने आज एक नया माइलस्टोन टच किया है। आज यानी 5 दिसंबर को बिटकॉइन की कीमत इतिहास में पहली बार $1,00,000 के पार पहुंच गई है। कुछ हफ्ते पहले यानी कि 12 नवंबर को बिटकॉइन $90,000 के पार पहुंचा था, लेकिन आज ये माइलस्टोन टच किया है बिटकॉइन ने। वजह की बात करें तो अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से एक सेंटिमेंट में सुधार देखने को मिल रहा है, बिटकॉइन में तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही SEC यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन के लिए जो नाम पारित किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, पॉल एटकिंस का, ये क्रिप्टो करेंसी के समर्थक है। इससे भी सेंटिमेंट में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया है और क्रिप्टो करेंसी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, इसलिए ये आंकड़ा आज बिटकॉइन ने टच किया। जी शुक्रिया श्रेया इस अपडेट के लिए। सर्दियों की शुरुआत होने के बावजूद सब्जियों की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आलू, प्याज, टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम पिछले साल की तुलना में दोगुने हो गए हैं। डिटेल दे रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सर्दियां अभी भी उत्तर भारत से दूर हैं। पहले जब सर्दियां आती थी तो सब्जियों के दाम में भारी गिरावट देखने को मिलती थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। पिछले साल के मुकाबले सब्जियों के दाम लगभग दोगुने ही हो गए हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं प्याज की, तो प्याज दिल्ली में 60 रुपये से लेकर के 70 रुपये किलो मिल रहा है। उसके बाद नंबर आता है आलू का, जो कि पिछले साल 20 रुपये किलो तक मिल रहा था, लेकिन इस साल 40 रुपये किलो मिल रहा है। टमाटर का भी वही हाल है, टमाटर 60 रुपये से लेकर के 70 रुपये किलो मिल रहा है। मटर 120 रुपये किलो, शिमला मिर्च 80 रुपये किलो, गोभी 60 रुपये किलो और गाजर भी 60 रुपये किलो ही मिल रही है। तो सब्जियों के मामले पर फिलहाल कोई भी आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस बार सितंबर में काफ़ी सारी बारिश देखने को मिली थी, जिसकी वजह से बुआई काफ़ी लेट हुई और अभी तक सब्जियां जो है बाजार में पूरी तरह से नहीं आ रही हैं और सर्दियां भी इस अभी तक नहीं पड़ी हैं, जिसकी वजह से दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो सरकार के लिए तो कंसर्न है ही, खासतौर पर कि उनके जो इन्फ्लेशन है उनकी फिगर्स आपको एक बार फिर से बढ़ी हुई दिखाई देंगी, लेकिन आम आदमी के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि उसको सस्ती सब्जियां नहीं मिलेंगी। जी शुक्रिया। अब राजधानी दिल्ली में प्री मैच्योर या नवजात शिशुओं की भी एंडोस्कोपी मुमकिन हो पाएगी। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक एंडोस्कोपी शुरू हो गई है। कितना कारगर साबित होगी ये शुरुआत जानने के लिए दीपाली नंदा ने बात की डॉक्टर संदीप बंसल से। कि राजधानी दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल है जो इस तरह की स्पेशलाइज्ड सर्विस छोटे बच्चों के लिए लेकर आया है। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप बंसल। सर, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस। तो जाहिर तौर पर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि पहली बार राजधानी दिल्ली में कोई हॉस्पिटल है जो ये स्पेशलाइज्ड सर्विस छोटे बच्चों के लिए, चाहे वो प्री मैच्योर बच्चा हो या फिर न्यू बॉर्न हो। सर, कितनी जरूरत इसकी पड़ती है और अब तक नहीं थी ये सर्विस, तो क्या कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे? देखिए, अभी तक ये जो सुविधा थी एंडोस्कोपी की, खासतौर से बच्चों में एंडोस्कोपी की, ये हम अपने अडल्ट एंडोस्कोपी यूनिट में दिया करते थे, जिसमें एक जो हमारे पास लिमिटेशन आती थी वो ये कि 10 किलो से कम बच्चों में हम ये सुविधा दे नहीं पाते थे। तो उससे छोटे अगर बच्चे हैं तो उसके लिए हमारे पास ये सुविधा नहीं थी और हमें दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पड़ते थे, जैसे कई बार ऑपरेशन करके कोई फॉरेन बॉडी निकालना, या उससे कम उम्र के बच्चों में हम उनका इलाज बहुत अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते थे। इस एंडोस्कोपी यूनिट के आने से, जैसा आपने स्वयं कहा, अगर कोई न्यूबॉर्न बच्चा है, नवजात शिशु है, या प्री मैच्योर बेबी भी है, यानी 1 किलो के ऊपर बेबी भी है, उतने छोटे बच्चे तक में हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं। उससे हम बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं और उनका इलाज यानी थेराप्यूटिक ऑप्शंस भी हमारे पास हैं। चलिए, तो यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे पुष्पा की जोरदार ओपनिंग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड मूवी पुष्पा 2 द रूल बॉक्स
ऑफिस पर फायर बन गई है। पुष्पा 2 पहले दिन सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बनने की तरफ आगे बढ़ गई है। मूवी को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है देखने को मिल रहा है। मस्त मूवी, फेबुलस है। पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। मस्त, काफी इंतजार था। फर्स्ट डे फर्स्ट शो विद बेबी। पुष्पा 2 में जो डायलॉग्स है, उन्होंने जो करा होगा रिसर्च, पुष्पा 2 के डायलॉग्स ज्यादा अच्छे हैं पुष्पा 1 के अकॉर्डिंग। मुझे भी यही लगा कि पुष्पा 2 के डायलॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पुष्पा 1 के अलावा, एंड इस बार कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट देगी लोगों पर वो पुष्पा 2। पुष्पा 2 ही अच्छी है, घर में बैठने से अच्छा है मूवी देखने आओ, मस्त मूवी है। एक्शन ज़्यादा अच्छे हैं इस मूवी के। बहुत अच्छी हुई, पहले से 1000 गुना बेटर है। मास लोगों को मजा आ जाएगा। इंडियन मतलब इंटरटेनमेंट चाहती, लॉजिक लेवल मूवी नहीं चाहती, इंटरटेनमेंट में मजा ही आ जाए। शेखावत हो गया, पुष्पा हो गया, श्रीवल्ली हो गई, और सब मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मस्ट वॉच है। झुकेगा नहीं साला। इसरो के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। थोड़े इंतजार के बाद आज इसरो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA का प्रोब 3 मिशन लॉन्च के लिए लेके गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से PSLV एक्सेल रॉकेट से इसकी लॉन्चिंग हुई। कल तकनीकी खामी की वजह से इसकी लॉन्चिंग टाल दी गई थी। प्रोबा 3 इसरो और ESA का पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, जिसमें यूरोप के कई देश जैसे स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, इटली और स्विट्जरलैंड ने योगदान दिया है। इस मिशन के तहत सूर्य की गर्मी और सौर तूफान के बारे में पता लगाया जाएगा और अंतरिक्ष के मौसम की भी जानकारी मिलेगी। ये मिशन 2 साल तक चलेगा। इसकी लागत लगभग 200 मिलियन यूरो बताई गई है। और इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए होगा कल का बाजार। नमस्कार।